Welcome friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. This is Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, we are doing study of language and literature in ancient Indian history. And in this segment, we have started with Sanskrit and today our topic is Sanskrit plays यानी संस्कृत नाटकों पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, जब इस महत्वपूर्ण श्रृंखला की हमने शुरुआत की थी तो उस समय हमने शुरुआत की थी वी हैव स्टार्टेड विद संस्कृत। ठीक है, जब ये खत्म हो जाएगा देन वी विल डिस्कस प्राकृत, पाली एंड तमिल लिटरेचर एज वेल। वो सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने शुरुआत की थी संस्कृत से और वहां पे मैंने बताया था कि अगर हम संस्कृत लिटरेचर की बात करें या वैदिक लिटरेचर की बात करें या हिंदू साहित्य या सनातन धर्म के साहित्य की बात करें तो उसे दो कैटेगरी में बांटा गया, श्रुति और स्मृति। श्रुति अगर हम कहें तो श्रुति को देववाणी माना गया है। ठीक है, श्रुति जो है देववाणी है। क्यों? क्योंकि देखिए, श्रुति साहित्य में अगर देखा जाए इस कैटेगरी में चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये और इनके ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद इतने ही श्रुति साहित्य में हैं और उसके बाद जो भी साहित्य होंगे वो स्मृति साहित्य के तहत आएंगे। ठीक है, डिफरेंस क्या है ये भी मैंने बताया था। श्रुति साहित्य जो है देववाणी है, क्योंकि वेद जो थे वेद जो हैं वेदों को देववाणी माना गया है और ऐसा माना गया कि ये वेद का मतलब होता है ज्ञान, नॉलेज। तो ये जो ज्ञान की बातें हैं वो देवताओं ने ऋषि मुनियों से कही, ऋषि मुनियों को बताई और ऋषि मुनियों ने उसे श्रुति परंपरा यानी श्रुति माध्यम से इसे अपने नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाया, फिर उस नेक्स्ट जनरेशन ने अपने नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाया, यानी ये श्रुति माध्यम से इसका प्रचार प्रसार होता रहा। ठीक है, सुन सुन कर इसका प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन यानी श्रुति माध्यम से। ठीक है, तो इसलिए इसको श्रुति कहा गया। ठीक है, और ये चूंकि देववाणी है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बाद में श्रुति माध्यम से ये आगे बढ़ता रहा जनरेशन टू जनरेशन और बाद में वेद व्यास ने इसका कंपाइलेशन किया, ऐसा कहा जाता है। तो डिफरेंस ये है श्रुति और स्मृति में कि ये देववाणी है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये चूंकि देवताओं की वाणी है, इसका वर्बल ट्रांसमिशन हुआ शुरुआती दौर में और बाद में कंपाइलेशन होता है, तो उस कंपाइलेशन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो देवताओं ने कहा उसको एज इट इज लिख दिया गया। लेकिन बाद में जो स्मृति साहित्य लिखे गए, जो ऋषि मुनियों ने लिखा, उसमें अपना ओपिनियन भी डाला, यानी यहां परिवर्तन संभव है। यहां परिवर्तन संभव नहीं है, सीधे देववाणी को रख दिया गया। ठीक है, वैसा ही यहां परिवर्तन इसलिए संभव है जैसे कि मैंने कहा कि भाई मैं ऋग्वेद से मैंने कोई मंत्र उठा लिया। ठीक है, उस मंत्र पे मैंने कुछ लिखा, किसी ऋषि मुनि ने लिखा, तो उसको उन्होंने अपने ढंग से भी, अपनी समझ से भी उसको इंटरप्रेट किया, यानी उनका ओपिनियन चला गया। तो स्मृति में ओपिनियन भी हो सकता है, परिवर्तन भी हो सकता है। यहां परिवर्तन नहीं हो सकता, इसका वर्बल ट्रांसमिशन हुआ। ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन और बाद में वेद व्यास ने इसका कंपाइलेशन कर दिया। ठीक है, संकलन कर दिया। तो इस तरह से श्रुति और स्मृति का ये डिफरेंस मैंने बता दिया था। तो हमने श्रुति साहित्य में बता दिया था कि चारों वेद, उनके ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद इतने ही श्रुति साहित्य में आएंगे, बाकी सब स्मृति साहित्य में आएंगे। तो हमने चारों वेद पढ़ लिया था, उनके ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद हम पढ़ चुके हैं इस संस्कृत लैंग्वेज वाले पार्ट में। ठीक है, उसके बाद हम पोस्ट वैदिक लिटरेचर में आए थे, यानी सूत्र साहित्य में आ गए थे। सूत्र साहित्य यानी बुद्ध पीरियड में जो साहित्य कुछ लिखे गए उसके बाद भी वो लिखे गए, सूत्र साहित्य माना जाता है, तो सूत्र काल माना जाता है। तो वहां पे भी हमने देखा, वेदांगों को देखा, 6 वेदांगों को। ठीक है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, इन सब चीजों को देखा। 4 उपवेदों को देखा, सब वेदास को। जो ऋग्वेद का उपवेद क्या था, तो आयुर्वेद जो मेडिसिन से रिलेटेड था। सामवेद का जो उपवेद है या सबवेद है उसको कहते हैं गंधर्व वेद, जो म्यूजिक से रिलेटेड है। उसके बाद यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है, जो वारफेयर यानी युद्ध कौशल से रिलेटेड है। और अथर्ववेद का सबवेद या उपवेद जो है वो क्या था, वो क्या है, वो है शिल्प वेद, जिसका संबंध भवन निर्माण और स्थापत्य
इन सब चीजों से है। ठीक है, तो आप मेरे लेक्चर को भी सुन के बहुत सारी चीजों को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर किसी का छूटा भी होगा, पीछे वाला वीडियो देखिएगा, नहीं अगर देख पाए तो इसमें भी मैं हर सब कुछ बताते रहता हूँ, लिखता नहीं हूँ लेकिन बताता रहता हूँ। तो ये हमने उपवेदों को पढ़ लिया था, उसके बाद हमने एपिक्स को पढ़ लिया था। एपिक्स 2 महाकाव्य, रामायण पहले और फिर महाभारत। ठीक है, उसके बाद हमने पुराणों और स्मृति को भी देख लिया था। इन सब को देखने के बाद हम पहुंच गए हैं अब संस्कृत लिटरेचर में, संस्कृत साहित्य में, कि हम डिस्कशन करेंगे प्लेस पे यानी नाटकों पे। और इनमें कुछ महत्वपूर्ण नाटककार कालिदास, ये तो महाकवि भी थे। ठीक है, कालिदास, शूद्रक, विशाखादत्त, हर्षवर्धन की रचनाओं को हम देख लेंगे यहां पर। लेकिन सबसे पहले देखिए, भरत मुनि के नाटकों की चर्चा या रेफरेंस, उनके अभिनय की बात, उनकी चर्चा, अभिनय की चर्चा, उनके नियम कानून, अभिनय, निर्देशन, इन सब का रेफरेंस जो आता है ना नाटकों का, आता है। अगर देखा जाए तो सबसे पहला जो औपचारिक ग्रंथ है नाटकों के बारे में, तो एक बात समझ लीजिए कि ये औपचारिक ग्रंथ है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। कई बार यही पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि पहला नाटकों का पहला औपचारिक ग्रंथ अगर देखा जाए तो कौन सा है, तो आप कहेंगे नाट्य शास्त्र। देखिए, नाट्य शास्त्र भरत मुनि का ही है नाट्य शास्त्र। ठीक है, और इसमें इन्होंने ये चर्चा भी की है कि नाट्य वेद जो है, चर्चा जो है नाट्य वेद जो है उसे पंचम वेद यानी 5th वेद माना गया है, नाट्य वेद। देखिए, नाट्य वेद और इसी को माना गया है 5th वेद, इन्होंने कहा है 5th वेदा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, नाट्य वेद ये लिखा हुआ है, नाट्य वेद। तो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, और भरत मुनि का जीवन काल माना गया है 400 BC टू 1st सेंचुरी AD माना गया है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो ये उनका जीवन काल माना गया है, उसी पीरियड का। एग्जैक्ट कौन सा पीरियड है इसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, ये लगभग समय बताया जाता है। ठीक है, तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा। इस नाट्य शास्त्र में उन्होंने चर्चा की है नाट्य वेद की, और कहा है कि यही नाट्य वेद 5th वेद है। तो ये भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में क्या लिखा है, तो नाटकों के बारे में लिखा है कि अभिनय कैसा होना चाहिए, हाँ, निर्देशन किस तरह से होना चाहिए, कुछ नियम कानून ये बताए हैं नाटकों के बारे में। ठीक है, उसमें गायन कैसा होना चाहिए, ठीक है, उसका प्रदर्शन कैसा होना चाहिए, मतलब प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, ये सब बातें नाट्य वेद में, नाट्य शास्त्र में बताया गया है। और पहला औपचारिक ग्रंथ अगर आ जाए एग्जाम में तो भारत मुनि का नाट्य शास्त्र, या ऐसे आ सकता है कि नाट्य शास्त्र किसने लिखा है, तो भारत मुनि ने लिखा है। इसमें इन्होंने नाट्य वेद की चर्चा की है। इन्होंने कहा है कि एक बार देवताओं के रिक्वेस्ट पर ब्रह्मा जी ने देवताओं के एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए, ठीक है, इन्होंने क्या किया ब्रह्मा जी ने कि इन्होंने चारों वेद के कुछ एलिमेंट्स मिला दिए। ठीक है, जैसे कि श्लोक ले लिया ऋग्वेद से, ठीक है, सामवेद जो कि म्यूजिक के लिए, उससे गायन ले लिया। ठीक है, अथर्ववेद से अभिनय ले लिया, सॉरी यजुर्वेद से अभिनय ले लिया, अथर्ववेद से रस ले लिया, जैसे श्रृंगार रस और तमाम तरह के जो रस होते हैं ना, उसको ले लिया, और फिर एक 5वें वेद की रचना कर दी जिसे नाट्य वेद कहा गया। मैंने यहाँ 5th वेद कहा है, तो 5th वेद यानी नाट्य वेद की चर्चा कहां पे है, नाट्य शास्त्र में। नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है, भरत मुनि का पहला औपचारिक ग्रंथ नाटकों पर, ये याद रखिएगा। तो ये सवाल कई बार इसी से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये नाट्य वेद और 5th वेद, इसको माना जाता है क्या, नाट्य शास्त्र को किसके द्वारा लिखा है, लिखा गया है भारत मुनि द्वारा। ठीक है, क्या चर्चाएं हैं, तो नाटकों के बारे में सब कुछ है यहाँ पर। अभिनय कैसा होना चाहिए, निर्देशन किस तरह से होना चाहिए, कैसे इसका प्रेजेंटेशन होना चाहिए, इसमें गायन कैसा होना, सब कुछ यहाँ पे है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद अब हम आ जाते हैं, क्योंकि एक नाटकों के बारे में बात थी तो बताना जरूरी था, तो यहाँ से भी कई बार सवाल बन जाता है। अब यहाँ पर देखिए, हम जो संस्कृत नाटकों की बात कर रहे हैं, तो देखिए जो एंशिएंट पीरियड के कुछ संस्कृत नाटक हैं, इनका पर्पस जो था, पर्पस तो था एंटरटेनमेंट। यहां भी मैंने बताया कि देवताओं ने अपने एंटरटेनमेंट के लिए ब्रह्मा जी से रिक्वेस्ट किया था। ठीक है, एंटरटेनमेंट तो बहुत जरूरी होता है ना, हर काल में मनोरंजन बहुत जरूरी है।
अदरवाइज मनोरंजन आपका नहीं होगा तो आप रिचार्ज नहीं होंगे, आज भी आप देखते होंगे आप काम नहीं कर पाएंगे ठीक से, ठीक है। तो उस समय भी ये एंटरटेनमेंट, देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, कई बार स्पेलिंग लिखते समय कोई लेटर छूट गया या कुछ छूट गया तो उसको आप अदरवाइज मत लीजिएगा, हो सकता है मेरा ध्यान जाता भी नहीं, ठीक है। रोमांटिक प्लेस ये सब थे, कैसे थे, तो रोमांटिक थे यानी लव स्टोरीज थे, ठीक है, ये नाटक जो थे। तो दो चीजें आपको ध्यान, पर्पस था एंटरटेनमेंट और रोमांटिक, ठीक है। ऐसा नहीं था, कुछ सामाजिक चीजें भी थी उसमें, लेकिन मेन पर्पस एंटरटेनमेंट। क्या अभी 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 ये भी तो है, सिनेमा आप देखते हैं उसमें समाज की बुराइयों को भी दिखाया जाता है, लेकिन हाँ समाज की अच्छाइयों को भी दिखाया जाता है, लेकिन आप जाते किस लिए, एंटरटेनमेंट भी तो होता है आपका, ठीक है। तो अब देखिए कि यहां पर सबसे पहले जो है कालिदास नाटककार के रूप में, हालांकि ये कवि भी थे, तो कालिदास बेसिकली महाकवि माना गया इनको, ठीक है, नाटककार भी थे ये, और ये नवरत्नों में थे। किसके नवरत्नों में, ठीक है, किसके नवरत्नों में, चंद्रगुप्त सेकेंड विक्रमादित्य, ये गुप्त पीरियड में आपने इनको पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ाया है। चंद्रगुप्त सेकेंड इनका नाम है, टाइटल उनका विक्रमादित्य था, तो इनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। तो इनके दरबार में थे, ठीक है, और इनको ये इनके नवरत्नों में से एक थे कालिदास, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इनके नाटकों में देखिए तो अभिज्ञान शाकुंतलम याद रखिएगा, ये एक लव स्टोरी है, मेन कैरेक्टर दुष्यंत और शकुंतला, इनकी प्रेम कहानी है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए कालिदास का दूसरा नाटक मालविका अग्निमित्रम, ये भी लव स्टोरी है। मालविका जो कि एक दासी है रानी की, और अग्निमित्र कौन था, आपको मैंने बताया है कि ये पुष्यमित्र शुंग का बेटा था। ये पुष्यमित्र शुंग कौन था, मैंने आपको बताया था। यहां पर देखिएगा कि पोस्ट मौर्यन पीरियड में आप देखिएगा कि ये अगर भारत है, यहां पर ये देखिए अगर भारत है ना, देखिए यहां पे नॉर्थ इंडिया में पोस्ट मॉरियन पीरियड में नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में जो देशी ताकत के रूप में मौर्यों के उत्तराधिकारी के रूप में आए थे, देखिए कुछ विदेशी ताकतें आई थी, कहां से, नॉर्थ वेस्ट से, सेंट्रल एशिया से। पहले आई थी कौन, मतलब मौर्यों के उत्तराधिकारी के रूप में कुछ विदेशी ताकतें भी भारत में आई मौर्यन के समाप्त होने के बाद, और कुछ देशी ताकतें भी उभरी, यानी कि इधर से आप देखेंगे तो विदेशी ताकतें जो थी, सबसे पहले इंडो ग्रीक हिंदी यूनानी आते हैं, फिर आपको सीथियंस यानी शक आते हैं, फिर उसके बाद आते हैं पर्थियंस यानी कि पहलव, और फिर लास्ट में आते हैं कुषाण। तो ये सब सेंट्रल एशिया और नॉर्थ वेस्ट से इनकी एंट्री होती है भारत में देशी उत्तराधिकारी के रूप में, ठीक है, यानी कि मौर्यों के इंडिजिनस सक्सेसर के रूप में, नेटिव सक्सेसर जिसको कहते हैं। यहां पर आता है सबसे पहले शुंग वंश, पहले शुंग आएगा, फिर यहीं पे कण्व आएगा, साउथ में सातवाहन आएंगे। तो ये शुंग वंश जो था, इसकी स्थापना कर दी थी अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या की थी। किसने, पुष्यमित्र शुंग ने। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी थी पुष्यमित्र शुंग ने, और उसने शुंग वंश की स्थापना कर दी थी पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश यहीं पे शुरू हो गया था, ठीक है ना, नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में शुंग वंश। तो इसी ये जो शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग, और इसी पुष्यमित्र शुंग का बेटा था कौन, अग्निमित्र, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो मालविका रानी की दासी है, और अग्निमित्र इन्हीं दोनों की प्रेम कहानी है, मालविका अग्निमित्रम। तो दो तरह से आप सवाल कैसे भी आ सकता है कि ये प्रेम कहानी है किसकी, भाई इसकी, मालविका और अग्निमित्र की, और इसमें किस वंश के बारे में चर्चा है, तो आप कह सकते हैं शुंग वंश के बारे में चर्चा है। पुष्यमित्र शुंग यानी कि शुंग वंश के बारे में चर्चा है, ये भी आप लिख सकते हैं मालविका अग्निमित्रम में। कोई जरूरी नहीं है कि आपको सीधा दे दे कि मालविका और अग्निमित्र की कहानी है, लव स्टोरी है। ये भी पूछ सकता है कि मालविका अग्निमित्रम में किस वंश की चर्चा है, गुप्त वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, ठीक है ना, इस तरह से दे सकता है। तो शुंग वंश की चर्चा है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं इसमें शुंग वंश की चर्चा ऐसे में कर देता हूं।
कहीं आ जाए, लव स्टोरी भी है और सुंग वंश के बारे में है। सुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र सुंग। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिए सारा चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें सवाल बनता है, ठीक है ना, ये सब सवाल बनते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद देखिए कालिदास की तीसरी रचना नाटकों के रूप में विक्रमो वर्षीय लव स्टोरी है, दो कैरेक्टर है विक्रम और उर्वशी। विक्रम और उर्वशी की प्रेम कहानी है। देखिए यहाँ पे ही मैंने लिखा है रोमांटिक स्टोरी है, एंटरटेनमेंट पर्पस है, लेकिन ऐसा नहीं कि समाज की बातें नहीं होंगी, किसी वंश की बात नहीं होगी, तो सब कुछ इसमें होगा, ठीक है। तो ये आपको तीन महत्वपूर्ण अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम और विक्रमो वर्षीय, ये कालिदास के नाटक थे। याद रखिएगा कालिदास नवरत्न थे, यानी 9 जेम्स में थे। किसके? चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश के थे? तो यहां याद रखिएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश के शासक थे, ठीक है। उसके बाद आ जाइए शूद्रक की एक महत्वपूर्ण रचना है मृच्छकटिकम, मतलब होता है मिट्टी की छोटी गाड़ी। मृच्छकटिकम मिट्टी की छोटी गाड़ी। अब देखिए इसमें यहां पे लव स्टोरी तो है ही, मैंने क्या बताया, लव स्टोरी अगर आप आज भी फिल्में देखते हैं, कोई टेलीविजन सीरियल देखते हैं, तो उसमें भी तो लव स्टोरी होता है, लेकिन सामाजिक बातें भी तो होती हैं। बिना सोसाइटी के लव कैसे होगा, प्यार कैसे होगा, प्रेम कैसे होगा? तो देखिए लव स्टोरी ये भी समाज का हिस्सा है। एक युवा ब्राह्मण है चारुदत्त, ये और एक वेश्या यानी प्रोस्टिट्यूट की कहानी है, कौन सी? मृच्छकटिकम। लेकिन सोशल करप्शन पे भी बातें की गई है, तो दोनों में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। रोमांटिक है, प्रेम संबंधों पे कहानी है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि उसमें सोशल बातें नहीं होंगी, सामाजिक बातें नहीं होंगी, समाज को जागरूक नहीं किया जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो चारुदत्त की कहानी, मेन कैरेक्टर चारुदत्त है, एक यूथ है, यज्ञ ब्राह्मण है चारुदत्त, उसकी कहानी है, ठीक है। तो लव स्टोरी भी और सोशल करप्शन भी है। आगे देखते हैं विशाखा दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस। इसमें इतिहास है किसका? चंद्रगुप्त मौर्य वंश का, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि फाउंडर थे मौर्य डायनेस्टी के, ठीक है। इस चंद्रगुप्त और इस चंद्रगुप्त में अंतर रखिएगा, ठीक है ना। ये चंद्रगुप्त मौर्य वंश के हैं, ये चंद्रगुप्त गुप्त वंश के हैं, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है इनके राज्यारोहण का मतलब कोरोनेशन का, कैसे वो सत्ता में आते हैं, कैसे उन्होंने फाउंड किया मौर्य वंश को, ये सब बातें इसमें आपको मुद्रा राक्षस में कही गई है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। देवकी चंद्रगुप्तम, अब देखिए फिर यहाँ एक गुप्त वंश के शासक की चर्चा आती है, बहुत बड़े शासक नहीं रहे लेकिन इनकी चर्चा आती है, रामगुप्त। तो रामगुप्त की चर्चा देवकी चंद्रगुप्तम में है, यानी कि गुप्त वंश से संबंधित है। ये भी डायरेक्ट ये देगा नहीं कि रामगुप्त, हो सकता है पूछेगा किस वंश से ये संबंधित है, किसकी चर्चा है, तो गुप्त वंश दे दे। तो देवकी चंद्रगुप्तम रामगुप्त के बारे में बताता है, जो कि एक गुप्त वंश के शासक थे, जिस वंश से चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य संबंधित थे, उसी वंश से थे, यानी गुप्त वंश से थे, तो कुछ भी दे सकता है, ठीक है। अब आइए हर्षवर्धन, जिनका शासनकाल 606 टू 647 एडी तक था, और 648 एडी के बाद ही आपका शुरू हो जाएगा अर्ली मेडाइवल फेज। ये पोस्ट मौर्यन पीरियड में, पोस्ट गुप्ता पीरियड में है हर्षवर्धन, पोस्ट गुप्ता पीरियड में। गुप्त पीरियड के बाद पोस्ट गुप्ता पीरियड में महत्वपूर्ण शासक हर्षवर्धन, ठीक है। और उसके बाद फिर आप अर्ली मेडिएवल फेज में आ जाते हैं, और 12वीं शताब्दी तक आप अर्ली मेडिएवल फेज में रहते हैं, और उसके बाद फिर आप इन करते हैं दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। तो ये हर्षवर्धन जो है एक महत्वपूर्ण शासक रहे, राजधानी कन्नौज को इन्होंने बनाया था, ठीक है। रत्नावली, नागनंद और प्रियदर्शिका, 3 संस्कृत में इनके नाटक हैं। तो देख लीजिए हर्षवर्धन के बारे में, रत्नावली लव स्टोरी, सारे लव स्टोरीज हैं, ठीक है। लव स्टोरी है, कौन है? रत्नावली। रत्नावली कौन है? रत्नावली कौन है भाई? राजकुमारी है, प्रिंसेस है, कहां की? श्रीलंका की। और राजा उदयन की कहानी है, 2 कैरेक्टर पे है, प्रोटैगनिस्ट 2 हैं इसमें, मुख्य जो कैरेक्टर हैं, श्रीलंका की राजकुमारी रत्नावली
और राजा उदयन, इनका प्रेम प्रसंग है। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण बात, सबसे पहले होली की चर्चा, होली जो फेस्टिवल हम लोग मनाते हैं, रंगों का त्योहार, फर्स्ट टाइम इसी में इसकी चर्चा आती है। तो ये सवाल बनता है कि 3 ऑप्शन दे दिया, रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका, एक और कोई दे दिया, इसमें से किस रचना में, किस नाटक में या किस रचना में होली का रेफरेंस आता है पहली बार? अगर होली का रेफरेंस आया है तो इसी में आया है, रत्नावली। तो ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। कहानी किसकी है? रत्नावली। रत्नावली कौन थी? श्रीलंका की राजकुमारी थी, प्रिंसेस थी, और इनके साथ किसका नाम जुड़ा था? राजा उदयन का। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी इनकी रचना है नाटक के रूप में नागानंद। ठीक है, नागानंद में राजकुमार जिमूतवाहन की कहानी है और प्लस गरुड़ देवता की कहानी है। देखिए इसमें एक कहानी ये है कि गरुड़ देवता के आगे क्या होता है कि सांपों की बलि हो रही है। गरुड़ देवता के डिमांड के अनुसार सांपों की बलि चढ़ रही है, तो गरुड़ देवता के आगे ये अपना शरीर त्याग देते हैं सांपों की जिंदगी बचाने के लिए। ये कहानी है इसमें नागानंद में। तो किसका मेन कैरेक्टर जो है? राजकुमार जिमूतवाहन है, जिमूतवाहन। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो नागानंद में किसकी कहानी है? राजकुमार जिमूतवाहन की, और सांपों की बलि की कहानी है, प्लस गरुड़ देवता की कहानी है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद प्रियदर्शिका। देखिए यहां पर ज्यादातर लव स्टोरी है, लेकिन इसमें ज्यादा देखिए सांपों की बात कही गई है, बलि की बात कही गई है, और सांपों को बचाने के लिए अपने जीवन त्याग की बात कही गई है। राजकुमार जिमूतवाहन अपना शरीर त्याग कर देते हैं सांपों को बचाने के लिए। राजकुमार जिमूतवाहन प्लस गरुड़ देवता की कहानी है यहाँ पर। उसके बाद प्रियदर्शिका, ये भी लव स्टोरी है। प्रियदर्शिका और उदयन इसके कैरेक्टर है। ठीक है, प्रियदर्शिका और उदयन। तो ये 3 रचनाएं जो है नाटकों के रूप में, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका, हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये सब लोग तो स्कॉलर थे, राइटर थे, लेकिन ये तो एक शासक थे, और शासक के अलावा ये राइटर भी थे। लेकिन इसमें पेज क्या है आप देखिएगा, यहां पर मैं बता रहा हूं कि देखिए यहां पर जब आप देख रहे हैं तो यहां पर एक और नाम आएगा इन तीनों रचनाओं के लिए, धावक का। कई जगह पे अगर हर्षवर्धन का नाम ना हो ऑप्शन में, देखिए मैं बता रहा हूं, अगर हर्षवर्धन का नाम ना हो, ठीक है, और 4 ऑप्शन में से एक नाम धावक का दे दे, तब आपको धावक लगाना पड़ेगा। हालांकि इस बात को लेकर डिस्प्यूट है, क्या कि कहा जाता है कि धावक ने ये सारी रचनाएं लिखी और बाद में हर्षवर्धन के नाम से इसको छपवा दिया गया, ये कहा जाता है। ठीक है, कि हर्षवर्धन के नाम से इसको छपवा दिया गया, लेकिन ओरिजिनल राइटर धावक था, रियल राइटर। ये लेकर मतभेद है, ये डिस्प्यूट है। लेकिन नॉर्मल केस में अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि ये रचना, इसमें से कोई रचना दे दे कि किसने लिखी और उसमें धावक का भी नाम हो, तब आप धावक का नाम नहीं लिखेंगे आंसर में, तब तो आप लिखेंगे हर्षवर्धन का। लेकिन डायरेक्ट पूछ ले कि इन रचनाओं में जो है वो हर्षवर्धन के अलावा किसका कंट्रीब्यूशन माना जाता है या किस नाम को लेकर डिस्प्यूट है, तब आप कहेंगे धावक को लेकर कि किस कौन सा है जिसे माना जाता है कि ओरिजिनल राइटर है, तो धावक। डायरेक्ट अगर सवाल पूछा जाता है तब। लेकिन अगर वैसे पूछा जाता है नॉर्मल केस में कि इन रचनाओं का रचयिता कौन है, किसने लिखा है, ठीक है, और धावक का नाम है भी, तब भी आप क्या करेंगे? हर्षवर्धन का नाम लेंगे। लेकिन अगर पूछा जाए कि इन रचनाओं को लेकर डिस्प्यूट है और उस डिस्प्यूट में रियल नाम किस नाम को लेकर चर्चा होती है या रियल नाम कौन सा माना जाता है इतिहासकारों के अनुसार, तब रियल नाम की चर्चा होगी, तब आप धावक कहेंगे। नॉर्मल केस में तो ये तीनों किताब हर्षवर्धन के लिए। ये धावक भी आप याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, धावक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सारा जो भी है मैंने आपको करा दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम काव्यों पे बात करेंगे, पोएट्री की बात करेंगे। आज हमने नाटकों की बात कर ली, संस्कृत नाटकों की। तो ये कालिदास, शूद्रक, विशाखादत्त और हर्षवर्धन पे के जो नाटक हैं, प्लेज हैं, वो मैंने बता दिया। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के बारे में बता दिया। यहां से भी सवाल बनेगा कि 5th वेद की चर्चा कहां पे है, तो नाट्य वेद में है। ठीक है, 5th वेद की चर्चा नाट्य वेद में है। भरत मुनि
ने चर्चा, किसने चर्चा की है? तो भरत मुनि ने की है, ठीक है। और उसके बाद यहां से मैंने जो भी सवाल बताया है आप ले ले एक स्क्रीनशॉट। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।